ओके, अब स्टार्ट करते। तो वायरशार्क हम विंडोज़ पे और विंडोज़ पे, लिनक्स पे और मैक पे सभी पे अवेलेबल है। तो वायरशार्क की वेबसाइट पे देखते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप अगर विंडो पे काम करना चाहते हो। अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 64 वाला डाउनलोड कर लेना, नहीं तो 32 बिट। और लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल आता ही है। अगर किसी के में नहीं है तो CLI के थ्रू ये इंस्टॉल कर सकते हैं इसको हम। Hello, Parikshit. Sorry to interrupt you. Can you please raise your voice a little bit? ओके ओके, अब ठीक है। नो, वेरी गुड। स्टार्ट। तो जैसे कि मैं बताया कि इसमें लिनक्स के अंदर ये प्री इंस्टॉल आता है, और विंडोज़ में किसी को डाउनलोड करना है तो आप इसकी वायरशार्क की वेबसाइट पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मशीन रन करता हूँ। ये नेटवर्किंग के कंसेप्ट सभी के क्लियर है? OSI मॉडल क्लियर है सभी का? किसी को OSI मॉडल नहीं आता हो? गुड। ওমা ওখান থেকে সাদা বান চার্জার আছে? जिसका भी माइक ऑन है अपना प्लीज माइक ऑफ कर ले। ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो बेसिकली तो वायरशार्क को रन करने के लिए सिंपली आप मेरी मशीन लैग कर रही है, ये बता रीज़न क्या है। तो जो आपके ये सारे इंटरफेस हैं, इथरनेट, जीरो, लूपबैक और एनी, ये मतलब एनी में सारे जो भी सारे इंटरफेस हैं। और ये जो बाकी हैं, जो सिस्को रिमोट, ये कुछ मतलब अभी आपके काम की चीज़ नहीं, अभी आपको समझ भी नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा। तो हम इसको बाद में कवर करेंगे जब मैं आपको जब हम डीप में करेंगे नेटवर्किंग के बारे में, जब पैकेट एनालिसिस के बारे में। अभी इनकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये काली लिनक्स अगर ड्यूल बूट कर रखा है तो आपको यहाँ पे वाईफाई दिखेगा। अभी जैसे कि मैंने VM वर्चुअल बॉक्स में चला रहा हूँ तो यहाँ पे ईथरनेट 0 दिख रहा है। और एनी के अंदर जितने भी मेरे पैकेट कैप्चर होंगे, सारे इंटरफेसेस अभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो बेसिकली अभी बात करते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में बताता हूँ पहले मैं। तो कैप्चरिंग स्टार्ट करने के लिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है, शार्क का जो फिन है। स्टॉप करने के लिए रेड बटन है, ठीक है। और आपका ये जो इस पे रीस्टार्ट करने के लिए आपको जो पैकेट कैप्चरिंग कर रहे हो उसको आपको रीस्टार्ट करना है तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो। और थर्ड वन, ओके, ये थर्ड वन ऑप्शन। थर्ड वन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो जो हमारे इंटरफेस हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और ये प्रोमिस्क्यूअस मोड, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। प्रोमिस्क्यूअस मोड एक तरीके से इसको मॉनिटरिंग मोड भी कहते हैं, अगर किसी को पता, मॉनिटरिंग मोड। तो बेसिकली क्या होता है, अगर प्रोमिस्क्यूअस मोड ऑन है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आप जो भी आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उन पे जो भी पैकेट फ्लो हो रहा है तो वह सारे पैकेट आप कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो जो बस सिर्फ आपके जो आपका होस्ट है, सिर्फ उससे रिलेटेड जो पैकेट होंगे वो आप कैप्चर कर पाओगे। ओके, क्लियर? प्रोमिस्क्यूअस मोड क्या है? यस, नो? ओके,
नेक्स्ट और फिर अपना ये कोई सेकेंड पहले कोई पैकेट कैप्चर कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ। स्टॉप कर। तो ये जो ये ऑप्शन है इसमें कैप्चर फाइल, अगर आपने पहले से कोई फाइल कैप्चर कर रखी है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। और जो ये फाइल जो हम कैप्चर करके सेव करते हैं तो उनका एक्सटेंशन होता है डॉट पी कैप। ठीक है, जब हम कैप्चर करके सेव करेंगे तब आप देख सकते हो एक्सटेंशन। और हम वायर शार्क के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टूल है जो पैकेट कैप्चर कर सकते हैं, जैसे टीसीपी डम्प। ठीक है, आपको किसी भी ये हो सकता है कि आपको किसी लिनक्स के अंदर वायर शार्क ना मिले, पर टीसीपी डंप आपको जरूर मिलेगा। और यूज़ करना भी काफ़ी आसान है, और वहाँ से हम पैकेट कैप्चर करके और फिर यहाँ पे हम लोड करवा सकते हैं वायर शार्क में, और हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना सेव द पैकेट कैप्चर फाइल हम सेव कर सकते हैं। और क्लोज द कैप्चर फाइल बंद करने के लिए यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ये, सिंपल। नेक्स्ट अपना रीलोड करने के लिए ये कोई भी पैकेट स्पेसिफिक कोई या पैकेट के अंदर से स्ट्रिंग मेरे को सर्च करनी है, हेक्सा वैल्यू सर्च करनी है, वो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। अभी बच्चे जो कनेक्ट हो रहे हैं। आपको क्लास की टाइमिंग सभी को क्लियर है ना, क्या है? 10। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अभी लेट आ रहे हैं बच्चे काफ़ी। तो नेक्स्ट ये है अपना जैसे अपना पैकेट चेंज करने के लिए सिंपली नेक्स्ट, ये प्रीवियस, नेक्स्ट, और ये सिंपली ऑटोमेटिक, जब आपके पैकेट कैप्चर हो रहे हो तो स्क्रॉल ऑटोमेटिक होता रहे, और आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपका स्क्रॉल ऑटोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, सिंपली ऑप्शन। और ये स्टार्टिंग में जाने के लिए जो आपने पैकेट कैप्चर करी, और ये एंड में जाने के लिए बिल्कुल क्लियर। और ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग का जैसे बताया। और फिर नेक्स्ट अपना है जूम। मतलब ये सिंटैक्स मतलब सबको विजिबल है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये मैं जूम या जूम आउट कर दूं? ओके, गुड, ठीक है। तो बात करते हैं, जो आपको ये 3 विंडो दिख रही होंगी, इन 3 विंडो का मीनिंग क्या है? और मोस्ट प्लीज अपना जिसका माइक ऑन, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अतुर, ओके। तो ये फर्स्ट विंडो है जिसमें आप देख पा रहे हो कि जो हमने पैकेट कैप्चर करे हैं, इसको हम कहते हैं पैकेट लिस्ट। पैकेट लिस्ट, जो ये सारे के सारे पैकेट है, पैकेट लिस्ट डिटेल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे सोर्स क्या है अपनी आईपी का, डेस्टिनेशन क्या है, प्रोटोकॉल कौन सी यूज़ कर रहा है, और अपने जो पैकेट है उसकी लेंथ कितनी है, हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रोटोकॉल जैसे आर्प यूज़ हो रही है। आपको नेटवर्किंग अगर आपको अच्छी तरह आती है तो आपको आज वायर शार्क बिल्कुल आसानी से समझ आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है बिल्कुल उसका, नेटवर्किंग मस्ट आपको इथिकल हैकिंग आने के लिए। और ये नेक्स्ट अप ये जो अपना ये फिर ये इन्फो है। मेनली हमारा जो काम होता है, जो सेकंड विंडो है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हम पैकेट डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे मैं कोई पैकेट देखता हूँ HTTP का। चलो, अभी तक मैंने कोई HTTP पैकेट कैप्चर नहीं किया। JNTech, मशीन पिंग नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम है। दोबारा से पिंग करके देखते हैं, वह कुछ अगर इसका इंटरफेस डाउन है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मैंने जेनटेक की स्पेलिंग गलत लिख दी हो।
स्टार्टिंग से चलो, ओके। सिंपली क्या है, वायर शार्क एक पैकेट कैप्चरिंग टूल है, और इससे हम इसको पैकेट एनालाइज भी कर सकते हैं इससे। तो जो आपको ये 3 विंडो दिख रही है, फर्स्ट के अंदर आपको अपने पैकेट की लिस्ट दिख रही होगी, जो आपको आपने जो भी पैकेट कैप्चर किए हैं, ठीक है। आप नंबर वाइज आपको यहाँ पे आईडी नंबर भी देख सकते हो इनका। और सेकंड आपकी पैकेट डिटेल्स, अगर मैं कोई भी एक पैकेट सिलेक्ट करूँ तो उसके आपकी कोई डिटेल देखनी है, उसके अंदर सोर्स, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका, जैसे आप यहाँ पे आप इसका सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, पोर्ट, कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, वो आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो यहाँ पे थर्ड दिख रहा होगा, ये आपको कोई, मतलब बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं इसको देख के, कि ये सोचते हैं कि वायर शार्क आने के लिए हमें ये जो पैकेट जो बाइट्स की फॉर्म में है, इसको मैं इन बिट्स एंड बाइट की फॉर्म में है, ये हमें समझ आना जरूरी है। ये कुछ ज्यादा मेन नहीं है। अपना मेनली जो काम होगा फर्स्ट और सेकंड विंडो पे होगा। तो इससे पहले मैं इसको हम्म, तो कोई नहीं, इसको मैं बंद कर देता, बिल्कुल डाउन कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन किया, कि जब ये पैकेट आईडी नंबर अपना वन बाय वन जो कैप्चर हो रहे हैं, और जो नेक्स्ट अपना यहाँ पे सोर्स मैक आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, जैसे जहाँ से मतलब क्या कहते हैं, ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जहाँ के लिए ट्रैफिक जनरेट हुआ है। और ये प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल जैसे आर टीसीपी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो रही है। आप देख सकते हो कि अब आज हम इसमें एक प्रैक्टिकल ये भी करेंगे, हम कि जो भी एसटीटी वेबसाइट होती है, हम कहते हैं सिक्योर नहीं होती, उस पर हम लॉगिन नहीं करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि वो जो भी हमारा पासवर्ड और यूजर नेम डालते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है। तो हम वायर शार्क के थ्रू उसको हम कैप्चर भी करेंगे आज। ये क्लियर है सभी को? हेलो यस। सर, मैं चिरंजीत बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। सर मैं ये इसमें जो अगर हम एथिकल हैकिंग करेंगे तो कैसे होएगा इसमें? ये आपसे मैं वर्कशॉप के बाद बात करूँगा। अभी आपका कोई अच्छा, क्वेश्चन है तो आप यहाँ चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, पर्सनल ठीक टॉक है। मैं इसके बाद ही करूँगा। ओके जी, ओके। ओके। ओके, स्टार्ट है। यहाँ तक अभी तक किसी को डाउट? थर्टी फाइव बंदों में से सिर्फ 2-3 का रिप्लाई आ रहा है, और बंदे के सो रहे हैं। ओके, गुड। जैसे मैं कोई पैकेट कैप्चर करता हूँ, HTTP वाले, तो आप OSI लेयर आपने अगर पढ़ी होगी, तो फ्रेम्स कौन सी लेयर पे जनरेट होते हैं, मतलब कौन सी लेयर पे हम डाटा को फ्रेम्स कहते हैं एक तरीके से? सेकंड लेयर। नाम क्या है उसका? डाटा लिंक लेयर। गुड। तो जो ये अपने जो फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर हम हमारा जो भी फ्रेम्स में अपना जो भी डाटा है वो हम सारा देख सकते हैं। और सेकंड है जो अपना, इसके अंदर हम क्या क्या कहते हैं, ये भी मतलब क्या कहते हैं, सेकंड लेयर का ही होता है। इसमें सिर्फ मैक आपको जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके आपको मैक एड्रेस ही दिख रहे होंगे यहाँ पे। और जो अपना थर्ड और फोर्थ है, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में जो अपनी नेटवर्क लेयर है, जिसको हम थर्ड लेयर भी कहते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, तो आपको आईपी एड्रेस दिख रहा होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, ये अपना थर्ड लेयर पे, जो नेटवर्क लेयर पे जो अपना ये जो पैकेट की फॉर्म में जो डाटा है, उसमें जो आईपी सोर्स की और डेस्टिनेशन की, यहाँ आप देख सकते हैं।
और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस पे हम अपना सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट हम देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कौन से पोर्ट के लिए जनरेट हो रहा है, कौन सी प्रोटोकॉल के लिए। जैसे यहाँ सोर्स पोर्ट 46390 यूज हो रहा है, डेस्टिनेशन 80 के लिए, HTTP के लिए। ओके, क्लियर? यहाँ पे पोर्ट 80 के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आपको दिख भी रहा होगा। सिंपल है भाई साहब, कुछ भी मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है। तो नेक्स्ट हम जो इसके कॉमन सिंटैक्स है कोई भी पैकेट कैप्चर करने के लिए, जैसे स्पेसिफिक हमें कोई एक आईपी के ऊपर ही हमें जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो हमें स्पूफ करना है, वो हमें कैप्चर करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसका मैं सिंटैक्स बताता हूँ। IP डॉट एड्रेस ADDR, पहले अपने मशीन की मैं IP देखता हूँ, अपने मशीन का चेक करेंगे। 170। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे सोर्स में भी और जो डेस्टिनेशन में भी यहाँ पे जो भी डाटा मेरे लिए, मेरे होस्ट के लिए जनरेट हुआ होगा इस काली लिनक्स के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स में भी और डेस्टिनेशन के अंदर भी। और ये नीचे कर देता हूँ थोड़ा। अभी भी स्टूडेंट्स कुछ ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी पैकेट्स में 43.170 के लिए जनरेट हुआ है वो सारे के सारे कैप्चर हो गए हैं, चाहे वो सोर्स के फॉर्म में या फिर डेस्टिनेशन। जब मेरे पास रिक्वेस्ट आई होगी मेरे सिस्टम पे, जब मैं खुद डेस्टिनेशन होगा उस टाइम, वो भी आप देख सकते हो। ट्रैफिक आप थर्ड पार्टी से जनरेट होगा जब मेरे सिस्टम पे आया होगा। दिस इज अ हेडर फॉर्मेट। यस यस। तो नेक्स्ट अपना है, अगर हमें सिर्फ जो सोर्स का पैकेट मतलब जो भी हमें अगर हमें सोर्स का डाटा कैप्चर करना है, पैकेट कैप्चर करना है, तो उसका सिंटैक्स है IP.src इक्वल इक्वल, और हमारी IP जो है 192.168.43.70। और जिसका भी प्लीज माइक ऑन है आप ऑफ कर लीजिए। ओके तो मैं ये सिंटैक्स से पहले हम आपको थोड़ा हमारे पास दो टाइप के पैकेट जो फिल्टर्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। हमारे पास दो टाइप के फिल्टर होते हैं, डिस्प्ले फिल्टर और नेक्स्ट है एक सेकंड भी आपको बाहर ले जाके दिखाता हूँ मैं, आपको वहाँ से अच्छी तरह समझ आएगा। एक हाँ, एक डिस्प्ले फिल्टर और एक कैप्चर फिल्टर। डिस्प्ले फिल्टर और कैप्चर फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है? डिस्प्ले फिल्टर और कैप्चर फिल्टर में ये डिफरेंस होता है, अगर जब आप स्टार्टिंग में जब पैकेट कैप्चरिंग आप लगाते हो, अगर आप यहाँ पे आप डिफाइन कर दो कि जब मेरे को सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल वाला ही डाटा कैप्चर करना है, तो अगर आप यहाँ पे HTTP कर दोगे तो आपको सारा का सारा डाटा HTTP वाला कैप्चर होगा, और जो सारा डाटा वो आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा। पर अगर आप यहाँ पे ऑन इसको
कोई भी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते कैप्चर फिल्टर में आपको किस टाइप का डाटा कैप्चर करना है, और आप फिर आप डिस्प्ले फिल्टर में आप स्पेसिफाई करते हो आपको सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल वाला आपको डाटा कैप्चर करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका n नंबर्स ऑफ डाटा जो आपके पैकेट जनरेट हुए होंगे, आपके होंगे, DNS के होंगे, तो सारे के सारे आप कैप्चर तो करोगे, सिर्फ आपको वो क्या कहते हैं फिल्टर करके सिर्फ HTTP वाला दिखाएगा, पर आपके मेमोरी के अंदर वो बैक एंड में सारा का सारा जो भी पैकेट्स होंगे वो कैप्चर करता रहेगा, इससे आपकी मेमोरी बढ़ती रहेगी। तो जब आपको स्पेसिफिक किसी एक फॉर्म का, किसी एक टाइप का आपको पैकेट कैप्चर करना है, तो आप पहले कैप्चर फिल्टर में आप डिटरमाइन कर सकते हैं, पहले से प्री डिटरमाइन कि आपको किस टाइप का डाटा कैप्चर करना है। ठीक है, आपको फिर उससे मेमोरी में कोई मेमोरी ज़्यादा आपकी यूज़ नहीं होगी। तो पैकेट फिल्टर और डिस्प्ले फिल्टर में ये सभी को क्लियर है? क्या है डाउट कोई? और जैसे आप पैकेट कैप्चर फिल्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे प्री डिफाइंड सिंटैक्स है कि आप जैसे आपको सिर्फ TCP डाटा कैप्चर करना है, UDP करना है, और IPv4 का आपको डाटा कैप्चर करना है, नो आर्प वाला आपको पैकेट कैप्चर करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग फिल्टर दिख जाएंगे। हम इनकी भी हेल्प ले सकते हैं, और मैं आपको और भी सिंटैक्स बताऊंगा इसके अलावा। ओके तो पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं डाटा जनरेट करता हूँ सबसे पहले, रिफ्रेश करने के बाद। तो आप देख सकते हैं पहले DNS के थ्रू में क्वेरी गई है कि जो IP है, नेम को IP में रिजोल्व किया है। और यहाँ पे जो ये आपको .36 दिख रही होगी, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे मेरा जो राउटर का है, जो मैं हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ अपने फोन का, तो वहाँ डिफॉल्ट गेटवे .36 है। कोई ये कंफ्यूज ना है कि ये कहे कि डिफॉल्ट गेटवे .1 ही होता है, वैसे हम कुछ भी सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट गेटवे, पर इस केस में अभी यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट गेटवे .36 है। मैं सिर्फ HTTP वाला, मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल वाला अगर मेरे को डाटा कैप्चर करना है, तो मैं यहाँ डिटरमाइन कर दूंगा कि मेरे को किस टाइप का डाटा चाहिए। सिर्फ मेरे को यहाँ पे HTTP वाला दिखेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर मैं DNS का लिखूँ, तो आपको सिर्फ यहाँ DNS रिक्वेस्ट होंगे, वो सारी दिखेंगी आपको। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, IP एड्रेस को स्पेसिफिक आपको कैप्चर करनी है, उसका आपको डाटा कैप्चर करना है, जो मेरी IP है 1.170। यहाँ पे जो भी मेरी IP के ऊपर, ओके संजीव, तो जो भी मेरा यहाँ पे पैकेट जनरेट हुए हैं मेरी IP पे, वो सारे के सारे दिख रहे हैं। नेक्स्ट अपना हमें किसी एक स्पेसिफिक सोर्स का अगर हमें पैकेट कैप्चर करने हैं, तो हमें उसका सिंटैक्स है IP.src इक्वल इक्वल। ये आप ध्यान रखना कि आप यहाँ पे इक्वल इक्वल करो, अगर आप सिंगल इक्वल यूज करोगे तो कई बार आपका एरर आएगा। ठीक है, और आपको इस IP पे क्या कहते हैं, आपको HTTP प्रोटोकॉल वाला आपको डाटा कैप्चर करना, तो आप एंड लगा के
आप साथ में ये भी बता सकते हो कि आपको किस टाइप का डाटा कैप्चर करना है। ठीक है, तो इस आईपी पे जो भी एचटीटीपी वाला सारा डाटा था वो सारा जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर। इस सिंटैक्स में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। और हम ये डेस्टिनेशन के भी लिए कर सकते हैं। अगर किसी एक डेस्टिनेशन के लिए कोई डाटा जनरेट हो रहा है, आपने जैसे कल नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वर्कशॉप में आपने किया था कि मैन इन द मिडल अटैक किया था, उसमें आपने उसका क्या कहते हैं, जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा था सारा का सारा आपके आपके थ्रू होते हुए जा रहा था। तो आपको स्पेसिफिक एक डाटा आपको फिल्टर करना, तो उस टाइम आप वहाँ पे वायर शार्क यूज करोगे। ठीक है, आप ये क्या वहाँ पे आपका क्वेश्चन भी होगा कि सर इतना सारा डाटा जनरेट हो रहा है, मैं स्पेसिफाई कैसे करूँ कि मेरे को कौन सा डाटा मेरे को मेरे काम का कौन सा नहीं है। ओके, जैसे हम आईपी स्पूफ करके उसका अगर वो google.com कर रहा है तो हमारे सर्वर पे रीडायरेक्ट हो, जब हमने मैन इन द आर्प स्पूफिंग आर्प पॉइजनिंग अटैक करने के बाद, तो उस टाइम अगर जो भी हम जब हमारे सर्वर पे रीडायरेक्ट हो रहा होगा तो जो भी वो क्वेरी डाल रहा होगा तो हम वायर शार्क में वहाँ पे बीच में फिल्टर कर देंगे कि जो भी उसने यूजर नेम पासवर्ड जब वो जीमेल लॉगिन कर रहा होगा तो सारे के सारे हम आसानी से कैप्चर कर सके। और जब इस कोर्स को आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मैं वो भी सिखाऊंगा, अभी वर्कशॉप में मैंने वो रखा नहीं है, वो काफ़ी डिटेल में आता कि आप किसी एक वेबसाइट को कैसे HTTPS से HTTP में फोर्स करें। ठीक है, ये भी इसका एक प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट जो आपकी सिक्योर होती है HTTPS में चलती हैं। ओके, डेस्टिनेशन का आपको पैकेट कैप्चर करने हैं तो IP.destination, और यहाँ पे आप साथ में स्पेसिफिक भी कर सकते हो, जैसे आपको सिर्फ HTTP वाला चाहिए या आपका HTTPS वाला डाटा आपको कैप्चर करना है। ओके, और अपना नेक्स्ट है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि IP डेस्टिनेशन 192.168.43 डेस्टिनेशन में अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे रखता हूँ। मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे था 48 से, मैं चेक कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे .36। हम ये सारे फिल्टर्स करवाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि हम कैसे वायर शार्क के थ्रू पासवर्ड स्निफ कर सकते हैं बहुत आसानी से, HTTPS प्रोटोकॉल का खासकर। ठीक है, इसलिए आपको कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई में आपको कभी भी HTTP प्रोटोकॉल HTTP वाली वेबसाइट आपको खासकर नहीं खोलनी चाहिए। और आपको कोई जैसे मैं आपको बता रहा था एक टाइप का टैग में जिसमें हम फोर्स करते हैं HTTPS वेबसाइट को HTTP में चलने के लिए। अगर आपकी कोई वेबसाइट HTTP, हाँ वो मैं शो करूँगा, थोड़ा सब्र रखिए। VPN ट्रैफिक अभी हम सिंपल से सिंपल रख रहा हूँ कि जो बिगिनर्स है उनको आसानी से समझ आए। VPN वाला अगर आपको डिटेल में करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मैं आपको आप ये ग्रुप में डाल देना, इसमें आपको मैं अपना फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आखिरी सेशन के एंड में आपको शेयर कर दूंगा, तब मैं आपको बता दूंगा। यस, VPN का ये एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आप VPN यूज़ करके आप कोई भी अपनी सर्विस यूज़ कर रहे हो, नेट बैंकिंग कर रहे हो, फेसबुक या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली VPN यूज़ करो। पर मोस्ट ऑफ द केस में हम में से कोई भी है ना VPN यूज़ नहीं करता है जो पब्लिक वाईफाई यूज़ करता है। एक तो उससे स्पीड भी स्लो हो जाती है और हम थोड़ा आलस करते हैं कि हम VPN ऑन करें और फिर अपना कोई काम करें।
पर आपको ये नेचुरल हैबिट आपको ये डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हो, खासकर आज के टाइम में। ओके, अपना नेक्स्ट करते जैसे आईपी, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। IP 170 था। तो यहाँ पे मैंने जो फिल्टर किया है, इसमें जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, जिसमें डेस्टिनेशन मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, और जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है जो सोर्स है उसका मेरा होस्ट है काली, जिसकी IP.170 है। अगर हमें वो कैप्चर कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स ये है। तो इसमें आप देख रहे होगे बेसिकली यहाँ पे DNS क्वेरी आपको दिख रही होंगी, ठीक है। DNS में मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने जो मैंने अपना DNS अपना ये डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर रखा, अभी चेंज नहीं कर रखा। वैसे मेरे को चेंज करके रखना चाहिए। जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो बेसिकली है, तो हम गूगल का यूज़ कर सकते हैं 8.8.8 या फिर 1.1.1। ये क्लाउड फ्लेयर का, ये ज़्यादा सिक्योर है। गूगल वाले हमारी मॉनिटरिंग करते, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप 8 डॉट वाला यूज़ ना करें, ठीक है। पर अभी जो मेरा डाटा DNS रिक्वेस्ट जा रही है वो मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे से मेरे ISP के पास जा रही है, ठीक है। जो हम इससे जो भी मैंने बताया, अगर आप बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है, ठीक है। वो कैसे करती है, वो सारा जो काम होता है हमारा ISP करता है, उसके पास जो भी रिक्वेस्ट जाती है उसमें वो DNS रिक्वेस्ट में चेक कर लेता है कि कौन सी IP है, वहाँ पे उसको ब्लॉक कर देता है। अगर आपने अपनी सेटिंग में जाके अपना DNS अगर 1.1.1 सेट कर दे, तो आप जो रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक ये फिल्टर बता दिया। और अभी जैसे मैं SSH वाला कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपको स्पेसिफिक SSH का पैकेट कैप्चर करने हैं, अगर आप कोई लॉगिन कर रहा है SSH और आपने मैन इन द मिडल अटैक कर दिया है और आप उसके पासवर्ड देखना चाहते हो, तो आप SSH यहाँ पे टाइप करके जो भी प्रोटोकॉल, जो भी अभी तो सिंपल हम यहाँ पे मैं जो अटैक आपको दिखाने वाला हूँ HTTP में दिखाने वाला हूँ, इसलिए बेसिकली अभी HTTP की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे अभी यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सिंटैक्स वगैरह में, ये सिंपल, अभी मैं बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स रख रहा हूँ अभी, ताकि हर एक को समझ आए। ओके, गुड। और नेक्स्ट है, हम किसी जैसे हम HTTP कर रहे हैं, हमें बताइए प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर 80 पर रन होती है। तो यहाँ पे हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं पोर्ट 80, TCP पोर्ट 80, ओके। और 443 HTTPS के लिए सिंपल वही है, पर आपको ज़्यादा आसान रहेगा कि आप ये HTTPS आप नाम लिख के आप प्रोटोकॉल को डिफाइन कर दें, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको। या आपके सिंटैक्स ये ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे TCP डॉट पोर्ट, पर कोई ऐसी प्रोटोकॉल है जो जो कॉमन नहीं है और उस स्पेसिफिक पोर्ट पे आपको पैकेट कैप्चर करना, तो आप यहाँ इसका सिंटैक्स है TCP पोर्ट इक्वल इक्वल और आप वो पोर्ट का नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं जो अपना प्रैक्टिकल है उस पर। जैसे कि ये वेबसाइट है, मैंने पहले से ढूंढ के रखी हुई है कोई, ठीक है। आप भी सर्च कर सकते हैं। आपको कोई HTTP वाली वेबसाइट चाहिए हो, और वैसे ये इलीगल है, तो आप थोड़ा सोच समझ के यूज़ करें इसके। इन URL लॉगिन, आपने गूगल डॉकिंग आपने शायद की होगी मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदरिंग में।
ठीक है, आपको यहाँ पे सारे HTTP वाली वेबसाइट मिल जाएंगे जिनके अंदर लॉगिन पेज है। ठीक है, तो मैंने पहले से ढूंढ के रखी हुई है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, नाम अपना नाम डाल देता हूँ मैं, परीक्षित। ये डेमो वेबसाइट है, यहाँ पे दिखा रहा है कि हम वेबसाइट में लॉगिन कर लिए और ये फेक है, सभी कोई डेमो के लिए। तो अभी जो हमारा काम था HTTP, पैकेट कैप्चरिंग स्टॉप कर देता हूँ। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैकेट कैप्चर हो गए। मैं चाहता हूँ दोबारा से रीस्टार्ट करूँ ताकि इजी रहे। पैकेट एनालाइज करना इजी रहे उस टाइम। मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि HTTP इसने जो HTTP प्रोटोकॉल का जितना डाटा था सारा कैप्चर कर लिया इसने। और यहाँ पे हमें अब इसके अंदर स्ट्रिंग फाइंड करनी है, जैसे हमें पासवर्ड फाइंड करना है। उससे पहले हमारे पास एक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फाइंड ए पैकेट का। और फाइंड ए पैकेट में आप यहाँ पे स्ट्रिंग कर दें, क्योंकि जो वेबसाइट है उसके अंदर जो उन्होंने सिंटैक्स यूज किया होगा जिसमें वो पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, किसी ने अगर क्या कहते हैं थोड़ी बहुत HTML पढ़ी है तो उसमें यहाँ पे मोस्टली कॉमन क्या यूज करते हैं लोग, या तो PASS BD पासवर्ड यूज करेंगे या फिर PAS इसमें है। तो हम यहाँ पे फॉलो TCP स्ट्रीम करेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड देखता हूँ मैं। इसमें नहीं है, बस अपना नाम ही डाल देता हूँ, मेरे को पता है मैंने यूजर नेम क्या डालना है। सेम पैकेट है तो सॉरी, ये ऊपर डिस्प्ले फिल्टर में ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया था। ये आप देख सकते हो, इसने यहाँ पे हमें सर्च करना था PWD। अगर मैं PWD कीवर्ड से सर्च करता हूँ, आपको ये ट्राई करके देखने होंगे कि वेबसाइट में उसने पासवर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे वो जो भी हम पासवर्ड डाल रहे हैं वो जिस इंटीजर में स्टोर हो रहा है, या फिर PASSWD पासवर्ड लिखा हुआ है, ये PWD लिखा हुआ है। तो ये आपको ट्राई करके देखना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना सिंपल फॉलो TCP स्ट्रीम। तो हम TCP स्ट्रीम फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैंने जो अपना नाम डाला था अपना और मैंने पासवर्ड डाला था, दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर। तो आप देख सकते हैं HTTP वेबसाइट में हमारा इतनी आसानी से हमें प्लेन टेक्स्ट में हमने कैप्चर कर लिया यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा आप नेक्स्ट लेवल पे और ले जाना चाहो तो इससे आप क्या कहते हैं, जो वेब कैम्स वगैरह होते हैं जो HTTP पे चलते हैं, उसमें आप इमेज कैप्चर कर सकते हो आसानी से। HTTPS के लिए आपको, मैं अभी वो इस सेशन के लिए मैंने रखा नहीं है वो, मतलब ये वीडियो यूट्यूब पे डालनी है तो थोड़ा इलीगल हो जाएगा कि जो HTTP जो प्राइवेट की पब्लिक की कैप्चर करके फिर उसको डिक्रिप्ट करना, तो मैंने रखा नहीं है इसके अंदर। पर मैं आपको सोर्स दे दूंगा कि आप वो कहाँ से देख सकते हो क्लास के बाद।
बस आपको वहाँ पे की डालनी होगी, जो वो की ऑटोमेटिक डिक्रिप्ट हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर MD5 भी की डिक्रिप्ट हो जाएगी क्या? डिक्रिप्ट हो जाएगी अगर आपके पास उसका आपके पास की है तो उसका आराम से हो सकता है, पर मेन यही रहता है कि जो डिक्रिप्शन की होती है आपको आसानी से मिलती नहीं है। उसके लिए आपको जो टूल्स हैं वो आपको अच्छी तरह आने चाहिए। अभी मैं उनको टूल्स का नाम लूंगा नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे उसको फिर ट्राई करेंगे और उन टूल्स में जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने हनी पॉट डाल रखे होते हैं। तो मैंने जब बहुत सारे अपने एक्स स्टूडेंट्स को जब मैं सिखाता था, तो मेरे पास कंप्लेंट आती है, सर हमने ये टूल यूज़ किया और हमारा सिस्टम हैक हो रहा है। तो जो डेवलपर्स होते हैं उसके अंदर हनी पॉट्स डाल के रखते हैं खुद ही। हम ये हनी पॉट्स टॉपिक भी करेंगे, हनी पॉट्स होते हैं क्या है और क्यों ये इतने डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना 11.5 पे क्लास स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम नेक्स्ट अपना नेसेस जो वर्नेबिलिटी स्कैनर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए और काफ़ी पावरफुल टूल भी है IBM की तरफ से। वैसे ओपन सोर्स है पर उसके बहुत सारे प्लगइन्स पेड हैं। तो उसके आगे उस पे मैं 11.5 के बाद और डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, यहाँ अभी अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ये पैकेट लिस्ट वाला जो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप किसी को डाउट या फिर जो पैकेट जो डिटेल में यहाँ पे हम डिटेल देख सकते हैं किसी पैकेट के, यहाँ पे कि उसका सोर्स एड्रेस क्या है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसका सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फिर हम 11.5 पे क्लास स्टार्ट करें तो आप सभी, मैं अपना माइक म्यूट कर देता हूँ, आप स्टे ट्यून रहना। ओके।
हम्म। आई होप सर सभी ऑनलाइन होंगे। विंडो चैट में एक बार यस लिख दो, उसे पता लग जाएगा और फिर मैं स्टार्ट कर दूं। सभी बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा अभी। जो जो ऑनलाइन है जल्दी जल्दी यस लिख दो चैट पे, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेसेस से पहले मैं आपको कुछ और थोड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस बताना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि टेम्प मेल। टेम्प मेल एक सर्विस, अगर आपको कोई टेम्परेरी ईमेल एड्रेस चाहिए तो यहाँ टेम्प मेल से आपको मिल जाता है। और और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो टेम्प मेल जैसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। पर टेम्प मेल में ये है कि इसका आसानी से डिटेक्ट नहीं होता कि ये टेम्परेरी मेल है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ से सिंपली आप अपना ये मेल एड्रेस आपका जो मिला आप ये कॉपी कर लो, और फिर जो भी आपका इनबॉक्स में मैसेज आएगा आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो आप अब जो भी टूल्स आप हैकिंग की यूज़ करने जा रहे हो, जहाँ पे आपको बार बार सब्सक्रिप्शन वगैरह का जो फ्री ट्रायल होता है, अगर आपको वहाँ ईमेल एड्रेस यूज़ करना है तो आप टेम्प मेल का यूज़ करना। ठीक है, आप बार बार जीमेल के नए अकाउंट तो बना नहीं सकते।
क्लियर? यस नो में रिप्लाई कर दो। ठीक है। और नेक्स्ट आपको एक वर्नेबल वीएम मशीन चाहिए होगी मेटास्प्लॉइट की, जिस पे आप टेस्ट कर सको वो जो मशीन होगी वो पहले से उसके अंदर जितनी भी मतलब वर्नेबिलिटीज हो सकती हैं सारी के सारी उसमें वर्नेबिलिटीज होंगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप उन वर्नेबिलिटीज का यूज करके एक ऐसे सिस्टम एक्सेस करो तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं अभी वैसे बता भी रहा हूँ आपको क्या सर्च करना है। वर्नेबल VM image of Metasploit for Oracle virtual machine। तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा मैं ये आपके अभी चैट विंडो में भी डाल देता हूँ, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर लेना, और आपके ग्रुप में भी जो हमारा ग्रुप है उसमें भी मैं आप डाल दूँ इसको। तो आपको ये जो दो लिंक दिख रहे होंगे इसमें सेकंड वाला है शायद, जहाँ पे आपको इसकी मशीन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। हाँ यही है, तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है जो कि मेरी ये डेस्कटॉप पे है। ओके, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके पहले से रखा हुआ है। तो आपको एक ऐसी फाइल मिलेगी। तो आपको अपनी वर्चुअल मशीन में इसको इंपोर्ट करवाना मैं बता देता हूँ इसको इंपोर्ट कैसे करवाते हैं। सबसे पहले आपको ऐड पे क्लिक करना होगा, सॉरी न्यू पे, और मैं लोकेशन दूसरी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लिनक्स सेलेक्ट कर लेना, डेबियन 64, इसका नाम रख लेना जैसा भी रख सकता हूँ मैं, नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको ये ऑप्शन चूज करना है, यूज एन एक्जिस्टेंट वर्चुअल हार्ड ड्राइव फाइल। यहाँ से आप वो फाइल सेलेक्ट करेंगे जो कि मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। इंपोर्ट हो गई है, अब इसको सिंपली रन करना है। आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गई है। इसकी इंस्टॉलेशन में सभी को क्लियर है कैसे इंस्टॉल करना है? चैट विंडो में यस टाइप कर दो। अभी भी किसी को थोड़ा डाउट है समझने में, मैं बता देता हूँ अभी कैसे, जो लिंक मैंने प्रोवाइड करी दिया है। मनवीर नीरज, आपको समझ नहीं आया? सिंपली जो मैंने वेबसाइट बताई है वहां से पहले मैंने ये लिंक डाउनलोड किया है। वो डाउनलोड करने के बाद मैंने पहले से ये आपको जिप फोल्डर मिलेगा, आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके पहले से रखा हुआ है फोल्डर। नेक्स्ट आपको अपने वर्चुअल मशीन में जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है, और सिंपली आपको फिर उसका कुछ नाम रखना है। जैसे मैं रख देता हूँ XYZ, लोकेशन जहाँ भी आप उसको डालना चाहे। मैं मेरे सी में भी ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो मैं डी में स्टोर कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट टाइप ये लिनक्स बेस्ड मशीन है, तो लिनक्स चूज करना आपको, और यहाँ पे डेबियन 64 चूज करना है, और सिंपली नेक्स्ट करना है। और जो डिफॉल्ट मेमोरी है आपके पास इंक्रीज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप डिफॉल्ट चूज कर लेना।
उतने में इसका काम हो जाएगा। ये 512 MB पे भी अच्छी तरह काम करती है। और फिर नेक्स्ट आपको जो भी आपने फाइल डाउनलोड करी थी उसके मेटास्प्लॉइट की जो वर्नेबल मशीन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैंने आपको अभी दिखाया था वो मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। सिंपली मैंने वो फाइल सेलेक्ट की और वो फिर उसके बाद चूज करने के बाद क्रिएट स्टार्ट करने के बाद वो फाइल ये रन हो जाएगी। अभी शायद 2 सेशन इसके ओपन है, इस वजह से ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है, स्टेप्स यही हैं इसके। कोई प्रॉब्लम समझ आ गया अब? जो नो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। प्लीज ये जिसका भी माइक ऑन है अपना ऑफ कर लीजिए। आवाजें ना हो तो ब्रूस। विकास, इसका डिफॉल्ट लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड इसका है, यहाँ पे आपको ऊपर दिख भी रहा होगा MSF एडमिन। तो आपकी एक वर्नेबल ये VM की एक फाइल है। अगर आपको जैसे हम नेसेस का टूल का यूज करेंगे, नेसेस के बारे में बताता हूँ। नेसेस एक वर्नेबिलिटी स्कैनर टूल है। उससे हम किसी भी सिस्टम में विंडो पे मतलब सभी प्लेटफॉर्म विंडो, लिनक्स, अपना मैक और जो अपना एंड्रॉयड अपने लिनक्स बेस ही होते हैं उसी के अंदर आ जाएंगे। तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे ये वर्नेबिलिटी फाइंड करता है और ये वैसे ओपन सोर्स है और क्या कहते हैं जो इंडस्ट्री में काफ़ी यूज भी होता है और काफ़ी पावरफुल टूल भी है। आपको अगर किसी एक सिस्टम के अंदर आपको कोई क्रिटिकल या फिर हाई इसमें स्केल होता है, यस फॉर वर्नेबिलिटी स्कैनिंग। इसमें अब जब हम जब नेसेस का यूज करेंगे तो जैसे आप देखोगे वहाँ पे कैटेगराइज कर देगा जो जो उसने स्कैन करा है रिजल्ट, उसमें हाई, क्रिटिकल और लो इन्फो। तो उनमें अगर जो क्रिटिकल और जो हाई लेवल के होंगे, अगर आप उनका उनका यूज करके अगर किसी सिस्टम के अंदर क्रिटिकल लेवल की वर्नेबिलिटी है तो आप सिंपली उस वर्नेबिलिटी का यूज करके उस सिस्टम का एक्सेस कर सकते हो। और सिस्टम का एक्सेस करने के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो उसके सिस्टम में। आप चाहे बैकडोर इंस्टॉल करो या नया यूजर क्रिएट करो, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आपको कितना आता है। ठीक है, चाहे रूट किट इंस्टॉल करो उसके सिस्टम में। तो अभी मैं इस मेटास्प्लॉइट की मशीन का IP देख लेता हूँ। इसको रीस्टार्ट करता हूँ, मैं इसको ब्रिज कनेक्शन कर देता हूँ, एक बार सेम नेटवर्क में ले आता हूँ। सॉरी। और आप चेक करोगे ऑनलाइन आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की वर्नेबल VM मशीन मिलेंगी जिस पे आप अपने स्किल्स का टेस्ट मतलब आप अपना टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना आता है। उसमें कैप्चर द फ्लैग CTF चैलेंजेस इसको हम कहते हैं। चेक करते हैं इसको IP असाइन हुई है। हाँ, इसको IP असाइन हो गई है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। नेसेस इंस्टॉलेशन बताता हूँ पहले आपको मैं। सभी को क्लियर है कि मेटास्प्लॉइट मशीन मैंने कैसे वो सेटअप किया है? किसी को कोई डाउट?
लॉगिन करते हैं। सॉरी, आपको सर्च करना है सिस्टम हैंग हो रहा है, मैसेज डाउनलोड, फॉर काली लिनक्स। यहाँ से हमें डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, अंदर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक नहीं प्रोवाइड हो रहा है। डायरेक्ट लिंक था, मैं चाहता था आपको वो प्रोवाइड हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ भी है पर किसी और लिंक ही देख रहा था। इसकी बात कर रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसने अलग अलग इमेज प्रोवाइड कर रखी है। तो हमें यहाँ पे काली लिनक्स और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। तो हाँ, 64 बिट के लिए हमें चाहिए होगी, ये 32 बिट की है। 64 शायद इसकी 32 बिट की अवेलेबल होगी इमेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके डाउनलोड कर लेनी है। सिंपली मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, मेरे डाउनलोड फोल्डर में है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये आप इसको जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, एक स्टेप आएगा उसमें आपको आपका नेट की कनेक्टिविटी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप ये टूल इंस्टॉल करते वक्त आपने बीच में या डिसकनेक्ट कर लिया या कुछ भी कर दिया, आपका ये टूल तो इंस्टॉल हो जाएगा पर इसमें जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे सारे, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। और जिसका ट्रबल शूट करते वक्त बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के में कोई पैकेट मतलब कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो पाता, किसी के में कुछ नहीं हो पाता, तो हर एक प्लगइन का बार बार बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब आप इसको इंस्टॉल करो तो आपका मिनिमम आपके पास 1.5 GB डाटा होना चाहिए और आपका बीच में कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए और ना आपको अपनी मशीन बंद करनी है। तो मेरे पास नेसेस की फाइल है ये। सिंपली जो डेब फाइल होती है उनका इंस्टॉल करने का होता है dpkg-i और फाइल का नाम। dpkg एक पैकेट मैनेजर है और -i इंस्टॉल। जैसे sudo apt get जो apt get है वो भी पैकेट मैनेजर है, लिनक्स के साथ इनबिल्ड आता है। आपको बहुत सारे टूल वो उसी पे अवेलेबल हो जाते हैं जो पैकेट मैनेजर के ऊपर, एक तरीके से कह सकते हैं लिनक्स का प्ले स्टोर है ये। ठीक है, सबसे पहले इसने कमांड बता दिया इसको स्टार्ट करने की, क्या कमांड है ये है, पर ये आपको हर टाइम दिखेगी नहीं, तो इसलिए मैं आपको सिंपल एक कमांड बता देता हूँ। sudo service nessus d start।
और नेक्स्ट है, और जो हमें ये पता करना है कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन अभी उसमें प्रोवाइड कर रखी थी कि डिफ़ॉल्ट उसने लिंक प्रोवाइड कर रखा था, अगर मैं उसको डायरेक्ट ओपन करता तो मेरा नेसेस ओपन हो जाता। तो पर हर टाइम वो लिंक दिखता नहीं है, तो मैं आपको कैसे पोर्ट नंबर सर्च करते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भूल जाओ। नेट स्टेट माइनस माइनस ऑल। तो आप देख रहे जो ये वाला साइन होता है, इसका मतलब है कि अपने जो लोकल होस्ट है उस पे पोर्ट 8834 पे कोई एप्लीकेशन रन हो रही है। जब भी आपको ये साइन दिखे मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपके लोकल होस्ट पे रन हो रही है, ठीक है। उसका पोर्ट नंबर है 8834। इसको ओपन करने का तरीका होता है, मैं ये बंद कर देता हूँ बाकी टैब्स सॉरी, HTTPS, या तो अपने सिस्टम की आईपी डाल दो या फिर लोकल होस्ट 8834। आपको ये एडवांस करके और एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। तो इसमें आपसे जो ऑप्शन पूछेगा आप पहले वाला कर लेना, नेसेस एसेंशियल, ओके। और इससे पहले अभी वो स्टेप इसने क्या कहते हैं स्किप कर दिया, जिसमें वो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने कहता, क्योंकि मैं अभी टेस्ट कर रहा था इससे पहले, वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले कि कोई एरर ना आ जाए। तो प्लगइन इंस्टॉल होते वक्त आपका काफ़ी टाइम लगेगा, तो उस टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपना सिस्टम जो मैंने बताया ऑफ ना करें और नेट कनेक्टिविटी आपकी ब्रेक ना हो, कि आपका सभी का फिर नेसेस आराम से स्मूथली चले, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर सिंपली क्या होगा, मैंने आपको टेम्प मेल जो सर्विस बताई थी वो इसलिए बताई थी कि अभी मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा था, मेरे को दोबारा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लास्ट नेम जो अपने बहुत सारे अकाउंट क्रिएट करे होंगे, अगर आप अकाउंट क्रिएट करने में आपको दिक्कत आती है तो शायद आपको हैकिंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सिंपली आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आपका यहाँ पे नेसेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने अपनी दूसरी मशीन के अंदर नेसेस अच्छी तरह कॉन्फ़िगर करके डाल रखा है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है ये प्लग इन वगैरह इंस्टॉल होने में, तो वो टाइम सेव करने के लिए सॉरी। और रिप्लाई सभी बच्चों को आना चाहिए, 4-5 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं बस। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप बता सकते हैं। मैं सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ आइए। अगर नेसेस एडवांस में करने बैठे तो इसमें हफ्ते और महीने भी लग सकते हैं आसानी से। सबसे पहले XMS टर्मिनल को ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले आप सर्विस नेसेस डी स्टार्ट, नेसेस सर्विस स्टार्ट करने के बाद अपने आप ब्राउज़र में जाएंगे, https://localhost 8834। ओह, तो लगता है प्लगइन का कोई अपडेट आया है। तो यही आपके में जो मैं जिस प्रोसेस की बात कर रहा था वो आप चलेगी। शायद मेरे यहाँ भी टाइम ना ले, और लेना भी नहीं चाहिए, हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। दो मिनट वेट करते हैं इसका।
ये मेरे कुछ पहले स्कैन करे उनके रिजल्ट्स हैं। तो आपका नेसेस दिखने में कुछ ऐसा है। तो आपको कोई भी स्कैन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले न्यू स्कैन पे जाना होगा। यस, हमें ब्राउजर के थ्रू ही नेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, ठीक है। और ये फ्री वाले हैं और ये नीचे वाले पेड वाले हैं, जिसमें आप एंटी क्लाउड इंटर और ये इंटरनल पीसीआई नेटवर्क स्कैन, एमडीएम, कॉन्फ़िग ऑडिट, ऑफलाइन, और इसके अलावा और भी प्लगइन्स आते हैं और ये काफ़ी पावरफुल प्लगइन्स हैं। तो एडवांस स्कैन में क्या होता है, जितने भी फ्री प्लगइन्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, हम एक साथ सभी का यूज़ कर सकते हैं। आई होप मेरी मेटास्प्लॉइट की मशीन रन हो रही होगी। इसकी IP.83 है। तो इसमें आपको मैं ऑप्शंस, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले आपको ऑप्शन समझा देता हूँ सारे ऑप्शंस क्या हैं। सिंपली जर्नल में यहाँ पे आप अपना नाम रख सकते हो, जो भी स्कैन का आप नाम रखना चाहते हो। जैसे अभी रख देते हैं ABCD, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी रखना चाहो स्कैन टाइप के बारे में, और फोल्डर जहाँ भी आपका स्कैन होने के बाद वहाँ पे स्टोर हो, ठीक है। और टारगेट में आपको IP डालनी पड़ेगी 192.168.43.80। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 82, सॉरी 82। और यहाँ पे या फिर एक साथ आपको बहुत सारे सिस्टम या टारगेट्स आपको स्कैन करने हैं, वो भी आप कर सकते हो। या आप एक फाइल भी ऐड कर सकते हो जिसमें अलग अलग IPs की आपने जो स्पेसिफिक कर रखी हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पर अभी हम एक IP पे काम कर रहे हैं, सिंपल हमने एक IP डाल दिया। नेक्स्ट है अपना शेड्यूल। आपको अगर अपना स्कैन शेड्यूल करना है तो शेड्यूल भी कर सकते हो इससे। नेक्स्ट आपका SMTP, अगर आपने सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है तो आपके इसके सारे नोटिफिकेशन आपके पास SMTP सर्वर पे जाते रहेंगे। क्लियर। और ये ऑप्शन आप ध्यान रखना कि पिंग टू रिमोट होस्ट आपका ये ऑन हो, ठीक है। और टेस्ट द लोकल नेटवर्क होस्ट, और ये सभी ऑप्शन ऑन हो कि पिंग मेथड ARP, TCP, ICMP, UDP शायद आप रहने देना, कोई जरूरी नहीं है। यस, नेसेस काफ़ी पावरफुल टूल है। आप देखोगे, आप इससे सिर्फ आपने एक वर्नेबिलिटी आप ढूंढने के बाद आप किसी भी सिस्टम का एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई वर्नेबिलिटी मिल जाती है, जैसे कोई सिस्टम अपडेट नहीं है या कोई और उसमें उसके पैच इंस्टॉल नहीं किया है, नहीं तो आपका दूसरा मेथड आपको ये अपनाते हो कि आप उसके सिस्टम में जो हम नेक्स्ट वर्कशॉप में जो नेक्स्ट क्लास होने वाले हैं उसमें हम क्या सीखेंगे, मेटास्प्लॉइट के थ्रू हम पेलोड बनाएंगे और फिर सोशल इंजीनियरिंग यूज करके हम उस ट्रिक करेंगे यूजर को कि हमारा वो पेलोड डाउनलोड करे, और फिर वो जैसे पेलोड एग्जीक्यूट होगा तब हमें उसका एक्सेस मिलेगा। यहाँ क्या है, हमें सिंपल डायरेक्ट उसकी एक वर्नेबिलिटी बता लगी और हम मेटास्प्लॉइट में जाके उसका डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। माइक अपना ये ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, इसमें स्कैन प्रिंटर नेटवर्क ये टिक कर लेना इन ऑप्शन, नेटवर्क प्रिंटर्स, और पोर्ट स्कैन में डिफॉल्ट रहने देना, और कंसीडर स्कैन पोर्ट एज क्लोज ये टिक मत करना इसको। तो बेसिकली मैंने पहले से सारी जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। तो आपके में अगर ये कोई चीज़ ना हो तो आप इसको वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना। और ये TCP वाला आप अगर करोगे, इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक फायरवॉल डिटेक्शन, सॉरी ओवरराइड फायरवॉल डिटेक्शन। इसमें फायरवॉल डिटेक्ट करने के अलग अलग मेथड है। सॉफ्ट में मतलब वो बस एक दो बार स्कैन चला के देखेगा कि मतलब जो ज़्यादा मतलब इंटेंसिवली स्कैन नहीं करेगा। अगर फायरवॉल होगा तो मतलब वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो डिटेक्ट ना भी कर पाए।
और अगर एसयू डिटेक्शन करते हो इसमें टाइम भी लगेगा और वो बताएगा भी कि कौन सा फायरवॉल है उसको, फिर उसकी वर्नेबिलिटीज क्या क्या, उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये करने नहीं वाले क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये। और फिर नेक्स्ट अपना ये टीसीपी अभी चलो बंद ही कर देते हैं। पोर्ट डिस्कवरी में पोर्ट ऑल इसमें ये टिक कर देना, और सर्च फॉर एसएसएल सर्टिफिकेट टीसीएल ईएलएस सर्विस ये ऑन कर देना। और ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रखनी है। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रूट फोर्स में ये सारी चीज़ें आप ऑन रखनी होंगी। ओनली यूज़ क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड बाय यूजर्स। अभी मैं इनको सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि आपको अभी सारे ऑप्शन में बताने लगे था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो अभी पहले हम एक स्कैन करके रिजल्ट देख लेते हैं कि इसका स्कैन करके रिजल्ट दिखने में कैसा होता है। तो वेब एप्लीकेशन वेब वर्नेबिलिटीज़ करने के लिए वेब एप्लीकेशन में वर्नेबिलिटीज़ ढूंढने के लिए ऑन कर लेना। और विंडोज़ अभी वैसे हम विंडोज़ पे काम कर नहीं रहे हैं। अगर आप वो जो हम स्कैन करने जा रहे हैं वो लिनक्स बेस्ड मशीन है तो इस यहाँ पे इसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो अगर आप विंडो बेस्ड मशीन पे करोगे तो आप सांबा सर्वर है, तो ये आप सांबा सर्वर डोमेन्स है, उनको आप रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एसएमडी डोमेन्स ये आप टिक कर सकते हो। ठीक है, और मालवेयर में स्कैन फॉर मालवेयर्स इसको आप जरूर टिक करना। अगर कोई सिस्टम में पहले से कोई मालवेयर है उसका हम फ़ायदा उठा के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसमें ये भी आपको ये भी बताएगा कि आपको इसको जो भी आपको वर्नेबिलिटीज़ बता लगेंगी। चलो मैं आगे बताऊंगा कि इसमें आपको अच्छी तरह जब समझ आएगा। और रिपोर्ट आपका रिपोर्ट कैसे करें ये ऑप्शन है, इसमें कुछ खास नहीं है। जर्नल सेटिंग में अनेबल सेफ चेक ओके टिक। ये रैंडम ऑर्डर में हम नहीं चाहेंगे कि आईपी स्कैन करें कि अभी तक कोई यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एसएसएच करवा के देखना है कि एसएसएच हो रहा नहीं हो रहा, ब्रूट फोर्स कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल देता हूँ। और प्रिविलेज सूडो तक अगर हम जा सकते नहीं जा सकते चेक करेंगे। अभी विंडोज़ पे हम काम नहीं कर रहे तो इसको देखने की जरूरत नहीं। तो ये सारे प्लगइन्स आपका अगर क्या कहते हैं, अगर ये ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं होगा, अगर आपका नेसेस ढंग से इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये प्लगइन्स दिख रहे नहीं दिख रहे। ठीक है, अगर आपको ये प्लगइन्स नहीं दिख रहे होंगे तो आपका मतलब नेसेस ढंग से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ये प्लगइन्स इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने अभी सारे प्लगइन्स को अनेबल कर रखा है, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट दिख सके। सेव करने के बाद और हमारा जो टेस्ट था उसका नाम था ABCD, हम इसको रन करेंगे। तो देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी टाइम लगाएगा। तो मैंने ये स्कैन रिजल्ट पहले करके रखा हुआ है टेस्ट 11 के अंदर, इसी सेम मशीन का ही। इसमें मेरे को जब मैंने इसका रिजल्ट स्कैन किया आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रखा है इसने स्कैन रिजल्ट को, क्रिटिकल में, हाई में, मीडियम में और लो इन्फो में ऑर्डर सेट कर रखे कि जो हमें इसको इंफॉर्मेशन मिली है वो किस कैटेगरी की है। ठीक है, इन्फो बेस्ड ज़्यादा कुछ मतलब उसका हम फ़ायदा उठा नहीं सकते, पर कई बार काम भी आ जाती हैं। अगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी कंपनी के लिए पेन टेस्टिंग कर रहे हो और आप उस नेसेस से आप स्कैन कर रहे हो तो कोई इंफॉर्मेशन के अंदर कोई वो मतलब कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो मतलब जो सिस्टम को नहीं बतानी चाहिए वो तो लीक नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब इन्फो बेस वर्नेबिलिटीज़ है, तो इसका कोई अभी फ़ायदा नहीं। हम अभी ध्यान देने वाले हैं क्रिटिकल पे। तो जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्रिटिकल वर्नेबिलिटी का यूज़ करके सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, क्योंकि कल ही मैं आपको फिर मेटास्प्लॉइट बताऊंगा। ये मेटास्प्लॉइट के साथ ही रखूंगा मैं, कि आज अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको साथ साथ मेटास्प्लॉइट अभी एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है?
चैट में यस लिख दो अगर आप समझ आ रहा है तो। स्कैन कैसे कॉन्फ़िगर किया मैंने। ओके गुड। मैं कोई भी सॉरी, तो कोई एक वर्नेबिलिटी उठाता हूँ, वीएनसी। वीएनसी वर्नेबिलिटी से क्या होता है कि अगर ये किसी सिस्टम के अंदर वर्नेबिलिटी है तो हम किसी भी सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। वीएनसी सर्विस क्या आपको दिखा देता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग के काम आती है ग्राफिकल डेस्कटॉप शेयरिंग के लिए। तो जो ग्राफिकल डेस्कटॉप शेयरिंग जितनी भी ऐप होती हैं आपको, जैसे हम जूम आईडी की बात कर लें, इसमें रिमोट एक्सेस का ऑप्शन है, या फिर टीम कौन सी और भी बहुत सारी ऐप है, मतलब एप्लीकेशंस हैं जिससे हम रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। तो वही सेम काम ये सर्विस है वर्चुअल नेट कंप्यूटिंग की, वीएनसी सर्विस की। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर ये इसकी वर्नेबिलिटी है वीएनसी के अंदर, तो हम उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो जो ये हमारी वर्नेबल जो मेटास्प्लॉइट मशीन है, इसके अंदर ये वीएनसी वाली वर्नेबिलिटी है। ठीक है, इसमें सिक्योर करने का इसने बता भी रखा है कि कैसे कर सकते हैं कि इसमें जैसे टीम व्यूअर, एलएमआई, ठीक है, इसमें ऐसे लिख रखा वीएनसी सर्वर रनिंग ऑन द रिमोट होस्ट इज नॉट सिक्योर्ड विद होस्ट इज सिक्योर्ड, एक सेकेंड, running on the remote host is secured with weak password. Nessus was able to log in using VNC authentication and password of password. डिफॉल्ट पासवर्ड उसने बता दिया इसका क्या है। जब आपको इसका डिफॉल्ट पासवर्ड पता लग गया है तो कितना आसान है, मैं सिंपली मैं वहाँ लॉग इन कर दूँ, मेरे को पासवर्ड पता लग गया, उसका पासवर्ड है सिंपल डिफॉल्ट पासवर्ड, ये लिख रखा आपके सामने पासवर्ड। ठीक है, उस मशीन का मैं यहाँ से बिना कोई या एक्सप्लॉइट के यहाँ डायरेक्ट एक्सेस ले सकता हूँ। और ऐसे ही आप यहाँ पे और ये दूसरा स्कैन रिजल्ट दिखाता हूँ, उसमें आपको, इसमें तो डायरेक्ट पासवर्ड दिखा दिया, पर जिसमें मतलब वो बस ये बताएगा कि ये वर्नेबिलिटी कैसे एक्सेस करनी चाहिए, उसमें लिंक भी प्रोवाइड करेगा नीचे। देखता हूँ कोई वर्नेबिलिटी ऐसी इसमें है या नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लगता है ऐसी कोई वर्नेबिलिटी इसने कैप्चर करी नहीं, जो मैं एक स्पेसिफिक चीज़ दिखाना चाहता था आप लोगों को। हाँ, ये रहा। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे ये इसका मतलब ओपन सोर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आपको गूगल पे आप ये वर्नेबिलिटी सर्च करोगे ना, आप डेबियन ओपन एसएसएल एंड ओपन एसएसएच एंड एसएसएल पैकेट रैंडम नंबर जनरेटर, तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें इस वर्नेबिलिटी इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। गूगल पे आराम से मिल जाएंगे, या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे नेसेस का खुद का है, यहाँ पे आपको इसने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा होगा कि इसका कैसे कैसे आप फायदा उठा सकते हो, इसको कैसे सिक्योर करना आपका। क्योंकि मेनली इथिकल हैकर का काम क्या होता है, नेटवर्क और जो एप्लीकेशन जिस भी चीज़ की पेन टेस्टिंग कर रहा है उसको सिक्योर करना। मैं एक्सेस कल लेके दिखाऊँ आपको, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कल अच्छी तरह आपको एक एक करके, मतलब जब मेटास्प्लॉइट आपको समझाऊँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। या अभी बहुत सारे बच्चों को भी मेटास्प्लॉइट के बारे में पता नहीं होगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आता है, बेशक आपको काफ़ी प्रो हो, पर अभी यहाँ पे हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। अच्छा है आपको अगर कोई एडवांस चीज़ आती है। मैं सिंपल से सिंपल रख रहा हूँ, क्योंकि एक बार बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप आराम से कुछ भी चीज़ सीख सकते हो। ठीक है,
तो इन जो वर्नेबिलिटीज का हम एक्सेस कैसे लेते हैं ये कल मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि आपको टाइप्स ऑफ वर्नेबिलिटीज जैसे कैटेगराइज कर रखी है, क्रिटिकल और हाई। मेनली हम क्रिटिकल और हाई जो रिस्क वर्नेबिलिटीज होती हैं उन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे सबको समझ आया कि मतलब ये कैसे हुआ स्कैन की जो मैंने रूल सेट किए थे, तो स्कैन कर रहा था वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? देखते हैं अपना जो स्कैन करा था कितना कंप्लीट हुआ है। 91% कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे इसने 25 वर्नेबिलिटीज अभी क्रिटिकल वर्नेबिलिटीज फाइंड कर लिया। इससे पहले किसी ने नेसेस के बारे में स्टडी किया था या सुना हो कहीं? ओपन वैस एक टूल है, सेम यही काम करता है। हाँ, किसी का माइक ऑन है, हैकर आपका माइक ऑन है मिस्टर। ओपन वैस टूल आपने किसी ने सुना हो? ओपन वैस हाँ, नेटवर्क नेटवर्क दो आता है इसका, और इसके इनेबल आते हैं, इनेबल एसपी एंड इनेबल आईयू, ये सारे स्टैंडर्ड टूल आते हैं ना। आपके किस और आपके आप चैट में बताइए, आपकी वैसे आवाज क्लियर भी नहीं है। थैंक यू। ओपन वैस और जो ये नेसेस है सेम काम करते हैं वर्नेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर आप या तो आप ओपन वैस यूज करो या फिर नेसेस यूज करो। बस ये है कि जो ओपन वैस है उसके अंदर काफी सारे और प्लगइन्स हैं जो फ्री हैं, पर जो काफी मतलब अगर किसी की रेटिंग देखी जाएगी, मतलब कौन अच्छी तरह मतलब रिजल्ट किसके स्कैन के अच्छे आते हैं, तो हम नेसेस के इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ भी होता है, और इसको खुद मतलब IBM इसको हैंडल करता है। गूगल पे दिखाना एग्जांपल में क्या दिखाना है? जो भी ये ड्राइंग कर रहा है शायद भूल गया, ये इथिकल साइबर सिक्योरिटी क्लास है, ड्राइंग की नहीं। कोई टूल कहाँ से डाउनलोड करना है? मोस्टली टूल आपको गिटअप पे मिल जाएंगे, और गिटअप से आपको टूल क्लोन करने आते हैं सभी को? तो भाई यस कर दीजिए, अगर आते या नहीं आते तो नो कर दीजिए। अच्छा, आपने अभी तक गिटअप से क्लोन करना नहीं सीखा टूल्स को? ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी टूल लेते हैं कोई टूल अभी लेते हैं, जैसे इविल लिमिटर लेते हैं, काफ़ी अच्छा टूल है और ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी तो मैं आपको एक तरीके से बोनस बता रहा हूँ, और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, एक बार रन होने के बाद आप ग्राफिकली आपको बताएगा कि क्या चूज़ करना है। आप इससे आप किसी के भी बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हो अपने वाईफाई के अंदर, की उसके ऊपर लिमिट लगा सकते हो कि वो बस 100 KB से ऊपर मतलब ना डाउनलोड ना अपलोड कर पाए कुछ, और आपका नेट सही चले। और उससे इससे आप क्या कहते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हो किसी को अपने सेम नेटवर्क में। मैं वाईफाई हैकिंग, देखो प्रॉब्लम ये है वाईफाई हैकिंग में अभी क्या कहते हैं, VMware पे इंटीग्रेट करना इंटरफेस कार्ड काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। पर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मेरा जो दूसरा लैपटॉप है जिसमें मैंने अपना खाली ड्यूल बूट कर रखी है, उसमें मैं एक वीडियो बना के मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि कैसे कैसे मैंने क्या स्टेप किए हैं,
उसमें जो इविल ट्विन अटैक है और फिर ब्रूट फोर्स से कैसे करा है, डिक्शनरी अटैक, वो मैं आपको कर सकता हूँ। पर आप यस करो कि मैं आपको वीडियो से समझाऊं, तो मैं उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो वीडियो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसकी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा टाइम निकाल के। इंस्टाग्राम हैकिंग हम कर नहीं सकते, पर ये है कि मैं आपको अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आपको किसी भी वेबसाइट है जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन पे ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक टूल बता दूंगा, और उसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको ये बता दूंगा, अगर हमारा ये वर्कशॉप जल्दी ख़त्म हो गया टाइम से। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम गिटअप की बात कर रहे थे, गिटअप से कैसे कोई भी टूल डाउनलोड करते हैं, या फिर उसको कहते हैं, या कह सकते हैं क्लोन करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे पहले आपको टूल का नाम, जैसे मैंने सर्च किया इविल लिमिटर गिटअप, और मैंने ये फर्स्ट लिंक ओपन किया इसका। तो यहाँ इविल लिमिटर के सारे रिपोजिटरी और फाइल्स हैं जो भी नेसेसरी है इसको रन करने के लिए। जीमेल हैकिंग अभी सारी चीज़ मैं वर्कशॉप में बता नहीं सकता, आप क्लास में ज्वाइन कीजिए, आपको सारी चीज़ बताई जाएगी। टू वे ऑथेंटिकेशन भी बाईपास हो जाता अब तो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले गिटअप की बात कर लेते हैं, गिटअप से कैसे करते हैं, पहले इस पर ध्यान दीजिए। सिंपली यहाँ से पहले आपने एक क्लोन और डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे आपने या तो लिंक कॉपी कर लो, या इसने शॉर्टकट आइकन आपको प्रोवाइड कर रखा है, इस पे क्लिक करके ये लिंक कॉपी हो जाता है। और मैं जो भी टूल गिटअप से डाउनलोड करता हूँ उसको एक स्पेसिफिक फोल्डर में डालता हूँ, ऐसे नहीं मैं कहीं भी डाल देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले। अभी उसका नाम मैं टूल किट रख लेता हूँ, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, टूल किट फोल्डर में अब मैं आ गया हूँ। तो यहाँ जो सिंपल एक कमांड है, गिट क्लोन और लिंक पेस्ट कर दो, तो आपके सारी रिपोजिटरी और फाइल्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। और आपको गिटअप पे सबसे अच्छी बात यह है, जो भी पॉपुलर टूल्स हैं उनका ना आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, आपको यहाँ पे हेल्प मेन्यू में नीचे ही दिख जाएगा। जैसे इसने बता रखा है कि पहले गिट क्लोन से इसको क्लोन कर लो, फिर cd इविल लिमिटर, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है इसने कमांड भी दे रखी है, sudo python3 setup.py इंस्टॉल। ठीक है, ये कमांड पहले तो हाँ, उसमें अभी मैं सॉरी टूल में एंटर नहीं किया। सिंपली मैंने वो कमांड चलाई, sudo python3 इंस्टॉल, ये टूल मेरा इंस्टॉल हो गया, स्टार्ट हो गया। तो कोई भी टूल कैसे डाउनलोड करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम गिटअप से, सभी को अच्छी से समझ आ गया? नो सर कौन सा, समझ नहीं आया या समझ आ गया? इसका मीनिंग क्या, क्या मीनिंग लूँगा? ओके, सिंपल है कोई भी टूल गिटअप से इंस्टॉल करना। हाँ, सारे टूल अब ऐसे इंस्टॉल होंगे, उनके हेल्प मेन्यू में आपको बता भी रखा होगा कि वो टूल कैसे इंस्टॉल होगा। अगर किसी टूल के अंदर आपको नहीं बताया कि वो कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आपको थोड़ी बहुत लिनक्स आती है, आपको थोड़ा बहुत सिंटैक्स, जिसके कॉमन जो सिंटैक्स है पाइथन का, आप उससे फैमिलियर हो तो आपको पता लग जाएगा। जैसे अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा होगा setup.py की फाइल है। तो .py की फाइल है, तो मैं सिंपली है कि मैं ये कमांड रहेगी मेरी, पाइथन setup.py इंस्टॉल यूज़ करूँगा। ये सिंपली मैं पाइथन 3 ये सेटअप इतना भी लिख सकता था मैं,
कई फाइलों में इतना भी काम इतने लिखने से भी काम हो जाता है, इंस्टॉल लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और पाइथन एक बात ध्यान रखना कि कई जो पाइथन के दो वर्जन होते हैं, पाइथन 2 और पाइथन 3। तो कई टूल जो डिजाइन किए गए होते हैं वो पाइथन 2 पे किए गए होते हैं, कई पाइथन 3 पे। तो अगर कई बार आपका अगर ये लाइन ना चले तो आप ट्राई करना टूल में कि आप पाइथन, अगर आप यहाँ पाइथन लिखा होगा कुछ भी नहीं लिखा होगा मतलब वो सेकंड पाइथन 2.0 यूज कर रहा है। अगर पाइथन 3 लिखा है तो मतलब पाइथन 3.0 वर्जन यूज कर रहा है। अगर आप पाइथन 3 हटा देंगे तो यहाँ पाइथन 2.0 वर्जन यूज करेगा। ठीक है, बस इतनी छोटी मोटी कोई आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकती है। और एक टूल, बहुत सारे टूलों के अंदर एक फाइल होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है वो कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, क्योंकि अभी तो ये सिंपल टूल था, इसके साथ कोई डिपेंडेंसी कुछ खास थी नहीं। और जिन टूलों के साथ कुछ डिपेंडेंसी रहती है, मैं जैसे टूल दिखा देता हूँ, कोशिश करते हैं वो मिल जाए। कोई भी टूल का एग्जांपल लेते हैं, nmap ही ले लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो गया, nmap की जगह जरी कट्टू नहीं, फैंटम एवेजन, इसमें जरूर मिलेगी वो चीज़। नो, इसमें भी नहीं है। तो मैं बता देता हूँ सिंपली क्या होगी। एक फाइल होगी, requirement.txt नाम से। ठीक है, अगर आप अभी मैं कमांड बताऊँ आप भूल जाओगे, पर एक ये याद रखना कि आप गूगल पर सर्च करोगे कि हाउ टू इंस्टॉल requirement.txt, तो आपको अच्छे से यहाँ पे दिख जाएगा। उसको requirement.txt फाइल कैसे आपको कॉन्फ़िगर करनी है, pip install -r requirement.txt। ठीक है, अगर वो पाइथन 3 यूज कर रहा होगा तो इसमें सिंपल हो गया, pip3 install -r requirement.txt। जो भी डिपेंडेंसी उस टूल के साथ होंगी वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो कमांड होती है कि इंस्टॉल करने की, जैसे हमने यहाँ यूज करी है। तो अभी यहाँ पे हुआ नहीं, लगता है कुछ एरर आ गया, रुक गया बीच में। तो कोई भी टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ तक अभी तक सभी को क्लियर है? जैसे अमन सिंह का क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट फाइल्स, इम्पोर्टेंट टूल्स और वेबसाइट्स का। तो अभी तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी जैसे ना आज आपको बताया टेम्प मेल, वो काफ़ी अच्छी सर्विस है, उसका भी आप ध्यान कर सकते हो। और आपका ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे सिक्योर मेल कौन सी सर्विस प्रोवाइड, सिक्योर मेल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करता है प्रोटोन मेल। आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। मैं अपने टेम्प मेल और आपको प्रोटोन मेल बता दिया। प्रोटोन मेल सबसे सिक्योर है। डेमो किस चीज़ का? प्रोटोन में कुछ नहीं है, बस आप अपना इसमें अकाउंट क्रिएट कीजिए, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी, जैसे आपका मेल 1 घंटे बाद किसी को सेंड किया तो 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। आपने किसी को धमकी दी और फिर 1 घंटे बाद डिलीट हो गया, उसके पास कोई सबूत ही नहीं रहा। और पे कर दोगे तो पेड ऑप्शन में 5 मिनट का भी ऑप्शन होता है, 30 सेकंड का भी ऑप्शन होता है। यस, सब चीज़ पॉसिबल है। गुड। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कि किसी को वाई शार्क में नेसेस इंस्टॉलेशन में स्कैन करने में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। अगर क्लियर है सारी चीज़ तो चैट विंडो में यस कर दीजिए।
जल्दी जल्दी कीजिए, चैट में आप सो के उठते हो। तो आज का सेशन कोई नहीं, अपने सेशन की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ देख सकते हो। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। सी यू गाइस लेटर, ओवर एंड आउट।